नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। बिहार में चुनावों की गतिविधियां अब बहुत तेज हो गई हैं। दरअसल पहले फेज का जो मतदान होना है उसके लिए नामांकन की जो आखिरी तारीख है वो कल है और अब सभी पार्टियों की रणनीति सामने आने लगी है। लेकिन इस बार जो सबसे ताज्जुब वाली बात सामने आई है वो ये कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने अब मुसलमानों से अपने आप को थोड़ा दूर करना शुरू कर दिया है। इस बार के जो टिकट बंटवारे जेडीयू ने किए हैं उनको अगर आप देखें तो लगता है कि जेडीयू अब मुसलमानों पर उतना ज़्यादा भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल 2020 के चुनाव में यानी विधानसभा के पिछले चुनाव में जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा किया था। ये अलग बात है कि उनमें से कोई भी जीत नहीं पाया, ये जेडीयू के लिए एक दुखद बात थी। लेकिन इस बार अपने 101 उम्मीदवारों की सूची में उन्होंने सिर्फ 4 मुसलमानों को शामिल किया है। ये चिंता की बात इसलिए है कि नीतीश कुमार एनडीए में और बीजेपी के साथ रहते हुए भी सेकुलर माने जाते हैं, समाजवादी विचारधारा से आते हैं और अब बिहार में उनकी नीतियां जो हैं कोई मुस्लिम विरोधी नीति नहीं रही थी और इसलिए उनकी पार्टी को कई क्षेत्रों में मुसलमानों का समर्थन भी मिलता था। लेकिन अब वो बिल्कुल बाहर हो गए हैं। अब अगर एनडीए को देखें तो एनडीए में बीजेपी शायद ही किसी मुसलमान को टिकट देती है, एक आध कभी दे दे तो दे दे, नहीं तो बिहार में वो कोई टिकट नहीं देते हैं। और अब जेडीयू तो 2 पार्टियां 243 विधानसभा की सीटों में से 202 पर बीजेपी और जेडीयू के प्रत्याशी हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये तो सीटें गई। अब बची जो 41 सीटें उनमें चिराग पासवान की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है और जीतन राम मांझी की पार्टी है। बहुत मुश्किल ही लग रहा है कि कुछ और लोगों को मिलेगा। यानी अगर देखें तो एक तरह से एनडीए से मुस्लिम जो हैं वो बिल्कुल दूर कर दिए गए हैं। और ये ख़ास बात है कि बिहार में 17-18% के करीब जो है मुस्लिम आबादी है और सीमांत के कुछ ज़िले तो ऐसे हैं जहां कि उनकी आबादी करीब 50% तक बैठती है। उसके बावजूद अगर टिकट बंटवारे को देखें तो एनडीए ने पूरी तरह से उनको नकार दिया है। बीजेपी तो लगभग लंबे समय से इसी नीति पर चलती रही है, लेकिन जेडीयू में जो कुछ भी हुआ उससे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों को आश्चर्य है। लेकिन एक दूसरी बात और हुई। दूसरी बात ये हुई है कि जो जन सुराज पार्टी है वो घोषणा वो कर चुके हैं कि वो लोगों, हर जाति और धार्मिक समूह को उनकी आबादी के हिसाब से टिकट देंगे। यानी जन सुराज करीब 17-18% तक टिकट वो दे सकते हैं। पहले ही दौर में जब उन्होंने उम्मीदवारों की सूची जारी की तो उसमें 8 मुस्लिम उम्मीदवार थे। तो ये एक पहलू है कि एक तरफ से जन सुराज ने ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारने का फैसला किया है और दूसरी तरफ से जेडीयू ने अपने हाथ थोड़े पीछे खींच लिए हैं। एक और खिलाड़ी मैदान में है जो 30-35 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं, वो हैं ओवैसी। मूल रूप से ये हैदराबाद के हैं और बिहार में करीब पिछले चुनावों से वो राजनीति कर रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने काफ़ी उम्मीदवार खड़े किए थे और उनमें से उनके 5 उम्मीदवार जीत गए थे। लेकिन जीतने के बाद हुआ ये कि उन 5 में से 4 ने अपने आप को पार्टी से अलग कर लिया और आरजेडी में शामिल हो गए। यानी ओवैसी की पार्टी AIMIM में सिर्फ एक ही विधायक रह गया था, 4 जीते हुए विधायक उनके आरजेडी में चले गए थे। तो ये तो स्थिति थी। और लेकिन अब जो है उन्होंने 2-3 दूसरी पार्टियों के साथ इस बार गठबंधन बनाने की कोशिश की है, जिसमें वो खुद हैं, उसके अलावा पशुपति पारस जो रामविलास पासवान जी के भाई हैं और पिछले लंबे समय से वो जुड़े हुए थे
एनडीए के साथ बाद में एनडीए ने चिराग पासवान को आगे कर दिया और पशुपति पारस को किनारे कर दिया गया। इस बार वो महागठबंधन में गए थे, लेकिन लगता है वहाँ बात नहीं बनी और ओवैसी के साथ मिलकर लड़ेंगे, ऐसी चर्चा शुरू हो गई है। तो एक तरफ जेडीयू का टिकट नहीं देना मुसलमानों को और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर यानी जन स्वराज का टिकट देना, ये क्या इसका मतलब रखता है? दरअसल बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि जन स्वराज पार्टी जीते या नहीं जीते, लेकिन अच्छी स्थिति में वोट के आधार पर रह सकती है, यानी उनकी पार्टी के लोगों को वोट मिल सकता है। तो नतीजा क्या होगा? जिन क्षेत्रों में उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं, वहाँ अगर वो आरजेडी या कांग्रेस या उनके गठबंधन के किसी उम्मीदवार का वोट काटेंगे तो इसका सीधा मतलब होगा कि जीत होगी एनडीए में बीजेपी, जेडीयू या उस गठबंधन की किसी और पार्टी की। यानी एक तरह से माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर का अल्पसंख्यकों को ज़्यादा टिकट देना एक तरह से महागठबंधन का सीधे तौर पर नुकसान है। अब एक आरोप तो प्रशांत किशोर पर लगता ही रहा है कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा ओवैसी पर भी बहुत लंबे समय से ये आरोप लगते रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं उनकी एक मिली भगत है और बीजेपी के इशारे पर वो अपने कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं, जिससे कि आरजेडी के या महागठबंधन के उम्मीदवार जो हैं वो जीत जाएं। बहरहाल चुनाव है और ये शतरंज का दांव पेच जो है वो चलता ही रहेगा, इसको तो रोका नहीं जा सकता है। तो चुनाव का एक रंग जो है अब ये सामने आ गया है। कुल मिलाकर जेडीयू ने तो अपने सभी 101 उम्मीदवारों का के नाम की घोषणा कर दी है, बीजेपी की लिस्ट भी आने लगी है और अब लग रहा है कि कुल मिलाकर जो एनडीए में झगड़ा था वो काफ़ी हद तक शांत हो चला है। जीतराम मांझी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, उपेंद्र कुशवाहा भी उसी तरफ बढ़ रहे हैं। अभी एक चिराग पासवान की तरफ से कुछ चीज़ें साफ नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कुछ उम्मीदवारों के नाम तो घोषित कर ही दिए हैं। तो ये एक रंग जो है वो समाप्त हुआ है। महागठबंधन में अभी तक जो है वो टिकटों के बंटवारे पर गहन मंथन का सिलसिला चल ही रहा है। अभी उन्होंने घोषणा नहीं की है, कल आखिरी तारीख है। जाहिर सी बात है कि आज रात से लेकर कल सुबह तक उनको घोषणा करनी ही होगी, क्योंकि जो उम्मीदवार पहले फेज़ में लड़ेंगे उनको कल तक जो है अपना नामांकन करना ही होगा और सिंबल कल तक उनको मिलना ही चाहिए। तो बहरहाल ये था एक रंग बिहार के चुनाव का। बिहार के चुनाव में कई रंग हैं और हम लगातार आपको उन रंगों से अवगत कराते रहेंगे। इस समय आपको एक हिंट दे दूं कि बड़ी संख्या में बिहार के जो भोजपुरी के गायक हैं और जो कलाकार हैं उनकी मांग तेज़ हो गई है। इस पर भी हम जल्दी ही बातचीत करेंगे कि आखिर ये लोग क्यों लाए जाते हैं और इसका क्या मकसद है। लेकिन आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। चलते चलते इतना ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अगर आपने सत्य हिंदी का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो कृपा करके डाउनलोड कर लीजिए। आप हमारा प्रोग्राम बेहतर ढंग से देख पाएंगे। इसके अलावा अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, ताकि हमारे हर प्रोग्राम की सूचना आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और एक आखिरी अनुरोध कि कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय ज़रूर बताइए। आप हमसे सहमत नहीं हैं तो भी बताइए, हमें आपकी राय का इंतज़ार है और हम जो लोग हमारे विरोधी राय रखते हैं उनका भी सम्मान करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.